हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी 24 ऑनलाइन ई लर्निंग पॉइंट। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत, जो क्लास 10th की साइंस से अध्याय 12 से लिया गया है। तो विद्युत चैप्टर में इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आवेश क्या होता है, यहाँ से स्टार्टिंग ही इसकी विद्युत आवेश से ही हो जाती है। तो आवेश, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं या विद्युत आवेश कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोज की थी आवेश की। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। आपने देखे होंगे बैटरी के सिरे पर भी दो चिन्ह लगे होते हैं, प्लस और माइनस। तो वो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और आवेश जो समान आवेश होते हैं, यानी कि प्लस प्लस, वो कैसे होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर भाग सकते हैं। या असमान जो आवेश होते हैं वो आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, कूलाम की अगर हम बात करें तो कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक होता है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन उस पर चलते हैं? अगर एक कूलाम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी और छोटा भाग होता है। तो एक कूलाम इक्वल टू 6 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित होता है एक आवेश। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये माइनस में चले जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटा होता है और आवेश बड़ा होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। किस पर? एक इलेक्ट्रॉन पर, याद रखेंगे। और अगर हम यहाँ से बात करें Q बराबर, Q क्या है? यहाँ पर Q भी कूलाम है, इसके बराबर आवेश है। Q यहाँ पर क्या है? कुल आवेश है। और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश है वो है। Q बराबर, यानी कि कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश। अगर हम विद्युत धारा की बात करें, तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? अगर इसकी परिभाषा लें तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? यानी कि कोई विद्युत परिपथ है जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अगर उसमें कोई आवेश इलेक्ट्रॉन को लेकर के अगर कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसकी दर को क्या कहते हैं? यानी कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने आवेश प्रवाहित हो गए उस इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उस जो दर है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा इक्वल टू आवेश अपॉन समय, अर्थात I इक्वल टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो इसका एम्पियर होता है। ऐसा ही मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एक एम्पियर बराबर, अगर हम बात करें, अगर कूलाम को हम एक रखें और सेकंड को 1 सेकंड रखें तो क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। तो एक कूलाम प्रति 1 सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर बनता है। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर और 1 मिली एम्पियर, तो देखिए माइक्रो बहुत छोटा हो जाता है। माइक्रो में कोई भी ले लीजिए, -6 में जाता है। और मिली एम्पियर में यहाँ पर -3 एम्पियर में है, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। तो एक मिली एम्पियर इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होगा? 10⁻³ एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर की बात करें तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा? 10⁻⁻6 एम्पियर। ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। क्लियर? तो यहाँ पर एम्पियर क्लियर हो गया आपका। ठीक है, और क्या क्या क्लियर हो गया? एम्पियर हो गया, विद्युत धारा का मात्रक हो गया, और यहाँ पर कूलाम क्लियर हो गया। कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर। 2 एम्पियर क्लियर हो गए, 2 मात्रक क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पे विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। अगर विद्युत धारा की हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आता है। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रतीक इसका आपने पढ़ा होगा बुक में, वो भी है। अगर हम नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में ही जुड़ता है। ये याद रखने वाली है। जो विद्युत धारा का मापा जाता है एमीटर से, वो कब जुड़ता है? श्रेणी क्रम में ही जुड़ता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में ही आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। यानी कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना
का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था तब क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है, यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश से की ओर विद्युत जो इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं वो बहते हैं। याद रखने वाली बात है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। अगर हम विभवांतर की बात करें मित्रों, विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर V वोल्ट होता है, जैसे V से डोनेट करते हैं, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अर्थात कोई आवेश है और इलेक्ट्रिक सर्किट में वो बह रहा है, तो जो एक बिंदु से जो आवेश आ रहा है, ठीक है, वो दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको ही हम विभवांतर कहते हैं। क्लियर? या दोनों सिरों के आवेश के मध्य जो अंतर होता है उसको विभवांतर या विभव में अंतर ऐसा कह सकते हैं। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन थीटा, यहाँ से इसका एक्सआई मात्रक वोल्ट होता है। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या जाना, आवेश का मात्रक क्लियर कूलाम, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट। और इसके कैसे मापते हैं ये भी याद रखने वाली बात है। अगर हम आगे बात करें तो वोल्ट की परिभाषा अगर यहाँ से पूछ ली जाए एग्जाम में तो क्या लिखेंगे कि 1 वोल्ट जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक कूलाम आवेश को लाने के लिए जो 1 जूल कार्य होता है उसको विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट विभवांतर कब कहलाएगा, जब एक कूलाम आवेश लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्लियर? तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर जो विभवांतर को मापने की युक्ति है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा फास्ट क्रम में ही जुड़ता है। अर्थात हम यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे, ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, और वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो ये पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही जुड़ता है वोल्ट मीटर, जिसका प्रतीक आप देख पा रहे होंगे। तो ये होता है प्रतीक इसका। सेल की अगर हम बात करें तो सेल यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। क्लियर? विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ ही बहती है, याद रखें, प्लस से माइनस की ओर। अगर हम विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों की अगर बात करें तो उसमें प्रतीक देख लीजिए, आपने बुक में भी पढ़ा होंगे। तो अवयव विद्युत सेल देखिए, प्लस माइनस बैटरी इस तरीके से दर्शाते हैं। नंबर सेकंड, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन देखिए, आपने बैटरी में जुड़ी हुई देखी भी होंगी। नंबर 3, खुली हुई प्लग और कुंजी अथवा स्विच जो होता है उसमें पॉइंट नहीं रखा होता है, ठीक है, कोष्टक जैसा होता है, और जो बंद होती है उसमें पॉइंट रख देते हैं, पॉइंट बिल्कुल। और अगर हम तार संधि की बात करें तो यहाँ पर ज्वाइंट जो होता है वहाँ पर पॉइंट रखा होता है एक क्रॉस करके, नंबर 5 पे देख रहे होंगे आप। और नंबर 6 में देखिए क्रॉसिंग जो होता है बिना जॉइंट किए हुए तार के ऊपर से क्रॉसिंग करना, इस तरीके से दर्शाते हैं। और विद्युत बल्ब को आप जानते ही हैं, प्रतिरोधक इस ऐसा देखिए, प्रतिरोधक ये प्रतिरोधक ऐसे दर्शाते हैं। नंबर 8 अगर हम बात करें नंबर 9 में तो परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक इस प्रकार से दर्शाते हैं। और एमीटर आपने जाना ही है, वोल्ट मीटर भी आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ओम का नियम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आते भी हैं। ओम का नियम देखिए क्या होता है, बहुत यहाँ से याद रखने वाली बात यह है, फिगर आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि फिगर ऐसा बनता है ओम के नियम का। अब ये होता क्या है ओम के नियम, इसको पढ़ लेते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि कोई धातु है जिसके तार बने हुए हैं और किसी विद्युत परिपथ में 2 सिरों के बीच जो विभवांतर है V, ठीक है, और उसमें जो प्रभावित होने वाली विद्युत धारा है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो V समानुपाती किसके होता है, I के, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, ये इसकी और एक्स्ट्रा कंडीशन होती है। क्लियर? तो V इंटू आर, आर यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध माना गया है। तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे जब हम हटाएंगे इसको प्रोपोर्शनल को, समानुपाती चिन्ह को, तो ये V इक्वल टू आई आर निकल के आएगा। इसका चित्र देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही आप अगर आता है तो बना के आए। प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है उसका विरोध करता है, प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है, आप चिन्ह देख पा रहे हैं। और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर।
क्या होता है, ओम इक्वल टू, इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोध होता क्या है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, विद्युत धारा जो बहती है उसका विरोध करता है। ठीक है, यानी कि धातुएं अलग अलग होती हैं, उसके अनुसार आगे पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि जब परिपथ में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। जैसे कि ऊपर ने आपने अभी पढ़ा, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर हम धारा नियंत्रक की बात करें तो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। क्लियर। और अगर हम बात करें कि वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगर हम जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है, एक चालक है कोई, मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसमें प्रतिरोध है, तो किन किन बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा है या कम है, तो वो चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाएगी। नंबर 1 याद रखेंगे, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि चालक की लंबाई अर्थात कोई वायर है, तार की अगर लंबाई आप ज़्यादा लेंगे, ठीक है, डीसी करंट में, तो और उसमें जितनी लंबाई तार की होगी उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा, यानी कि उसके समानुपाती होगा। लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो नंबर 1 क्लियर हुआ। नंबर 2 में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर जितना पतला तार होगा उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी कि अनुप्रस्थ काट की अगर हम बात करें तो कोई पाइप जैसा क्षेत्र ले लीजिए, या वायर को ही अगर हम बात करें तो वायर जितना मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि एक दूसरे के उल्टा, यानी कि तार पतला तो प्रतिरोध अधिक, ठीक है, और यानी कि तार कम तो प्रतिरोध ज़्यादा, और तार ज़्यादा तो वायर ज़्यादा तो प्रतिरोध कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें आसानी से बह पाते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर 3 की बात करें तो तापमान के समानुपाती होता है। बिल्कुल, तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा। इसलिए पतले तार में आपने देखा होगा, आप अगर कोई पतला तार यूज करते हैं उसमें लोड ज़्यादा होता है तो वायर गर्म पड़ जाता है, वहाँ पे प्रतिरोध यानी कि विद्युत धारा की खपत ज़्यादा हो रही होती है। नंबर 4 की बात करें तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ओके, तो प्रकृति कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है। मान लो लोहा है, चांदी है, सोना है, या आपका ये कॉपर हो गया, ठीक है, तांबा, तो उसमें अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें बह पाते हैं। ये तो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यहाँ 4 दिए हुए हैं पॉइंट, इसको याद रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम एसआई मात्रक की बात करें, ओम मीटर की जो प्रतिरोध, अभी आपने क्या कहा, काफी पढ़ लिया, ओम पढ़ लिया, अब ओम मीटर को पढ़ते हैं। जैसे प्रतिरोधक पढ़ लिया, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, रेजिस्टेंस का ऐसे ही प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, इसको किस में मापते हैं, हम मापते हैं ओम मीटर में। तो देखिए क्या है, तो एसआई मात्रक ओम मीटर, क्लियर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। याद रखेंगे, जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है। ठीक है, प्रतिरोधकता यानी कि उसकी क्षमता, ठीक है, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है, तापमान पर डिपेंड करती है। तो नंबर 2 में अगर हम बात करें धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर कितना होता है, यानी कि जो धातु होती हैं और मिश्र धातु होती हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर हम बात करें तो 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर तक होता है। क्लियर। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्लियर, तो वो याद हम रखेंगे यहाँ से। अगर हम बात करें मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही अपचय यानी कि दहन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। क्लियर, किसमें होता है, जो मिश्र धातु होती है, जैसे प्रेस हो गई, टोस्टर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, मिश्र धातु से बने होते हैं, इसलिए इनका तापन बढ़ता है, ना कि आपस में शॉर्ट होता है। अगर मान लो कॉपर आप तार आपस में जोड़ेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो मिश्र धातुओं के बने होते हैं। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है।
क्लियर, प्रतिरोधकता कम होती है। इनका उपयोग जैसे मान लो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गई, तो इनकी जो प्रतिरोधकता क्षमता होती है बहुत कम होती है। तो विद्युत संचरण के लिए यानी कि इनके वायर का उपयोग किया जाता है ताकि विद्युत आसानी से इसमें प्रतिरोध ना उसको फेस करना पड़े और आसानी से आ सके, बह सके। अगर हम यहाँ की बात करें प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस हम कैसे करते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं यानी रेजिस्टेंस होते हैं, इनको सीरीज क्रम में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं R1 R2 एंड R3 ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये एमीटर लगा हुआ है। अब यहाँ से याद रखें वोल्ट मीटर किस में रखता है, पास क्रम में यानी कि समांतर क्रम में, और यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या लगेगा, एमीटर, विद्युत धारा की माप के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये कुंजी है, ये प्लस माइनस बैटरी के दो सिरे हैं। तो इनको कैसे जोड़ा जाता है ये याद रखेंगे, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर प्रत्येक रेजिस्टेंस पर क्या होगा, बोल्ट अलग अलग होगा, यानी कि जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही बोल्ट होगा, समानुपाती होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और यहाँ पर धारा जो है आई सब में समान बहेगी, सब में इक्वल टू, ठीक है, सब में बराबर धारा बहेगी। लेकिन ऐसा श्रेणी क्रम में होता है, समांतर क्रम में नहीं होता है। उसका जब आएंगे देखेंगे। देखिए आगे इसमें क्या शर्तें इसकी दी हुई हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जब दो या तीन प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर, यानी कि एक सिरे से ही अगले का दूसरा सिरा जोड़ दिया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा जो झालरें होती हैं यानी कि जो बल्ब होते हैं उसमें कैसे लगे होते हैं, लाइटिंग जो की जाती है उसमें कैसे बल्ब लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में ही लगे होते हैं, एक से दूसरा जोड़ के, अलग अलग तो नहीं होता है ना उसमें। श्रेणी क्रम में कुल प्रवाहित प्रतिरोध की अगर हम बात करें, टोटल रेजिस्टेंस अर्थात सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, तो कितना R1 प्लस R2 प्लस R3। इस चित्र से आप तीन ही देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर तीन है। अगला है प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि इसमें धारा हमने अभी कहा था, तो धारा है बिल्कुल इक्वल बह रही है सब में, पूरे परिपथ में, लेकिन बोल्ट अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ अगर बोल्ट की बात करें तो था कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधों के विभवांतर का योग, यानी कि यहाँ पर B=B1 अलग है, B2 अलग है, V3 अलग है, यानी पर यहाँ पर रेजिस्टेंस पर बोल्ट अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम B की अगर बात करें यहाँ पे तो B देखिए, B अलग अलग दी हुई है यहाँ पे, तो टोटल कितना वोल्ट है V, और हैं कितने प्रत्येक, इस पे तीन अगर प्रतिरोध हैं तो यहाँ पर 3 वोल्ट भी अलग अलग होंगे। तो V= फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या होता है, IR। ठीक है, तो तो B1 कितना होगा, IR1, B2 IR2, V3 IR3। ओके, अगर हम आगे इसके सॉल्व करें तो हम इसको देखिए ध्यान से देख पाते हैं, आप स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर लगा दें कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसका मान जो है, इसका मान यहाँ से उठा के रख देंगे कितना, V। ठीक है, और ये वाला सेम ऐसा ही रहने देंगे, यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे, केवल क्या ले लेंगे, I कॉमन। ठीक है, यहाँ पर ये चूंकि का होना चाहिए, चूंकि ये V=B1 प्लस B2 प्लस B3 जो ये यहाँ पे लिया गया। ठीक है, तो B= क्या होता है, B=IR। ठीक है, तो यहाँ से B= का IR मान रख देंगे, फिर यहाँ ये सेम रहना देंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, जो IR है यहाँ से I एंड I कैंसिल हो जाएगी, तो R बराबर क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, अब हम बात कर लेते हैं पास क्रम की, यानी कि समांतर क्रम, जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की बात करेंगे। क्लियर, तो इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें अलग अलग प्रतिरोधों पर अलग अलग धारा है, यानी कि ये R1 प्रतिरोध है, R2 और R3। तो यहाँ पर भी धारा अलग इसमें चाहिए होगी, इसको भी अलग चाहिए होगी, इसको भी अलग, कुछ ना कुछ किसके अनुसार, ये समानुपाती होगा R के। वहाँ पर क्या था, बोल्ट समानुपाती था R के, यानी कि वहाँ पर विभवांतर समानुपाती था रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के, यहाँ पर प्रतिरोध धारा के समानुपाती होगा। क्लियर, तो इसमें विभवांतर, इसमें B सब में समान बहेगा, उसमें I इक्वल बहती है, ठीक है, श्रेणी क्रम में, और पास क्रम में V इक्वल बहता है। याद रखेंगे, पूरे सर्किट की बात चल रही है। यहाँ पर देखिए ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। ठीक है,
आगे देखेंगे। अगर हम इसको जानना चाहें तो देखिए यहाँ पर धाराएं हैं अलग अलग, ठीक है। तो I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखिए क्या लिखा हुआ, पास क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है, बिल्कुल। तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध में गुजरने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होती है। क्लियर। तो यहाँ पर आपने सूत्र पढ़ा होगा बी आई बराबर बी अपॉन आर, आई बराबर बी अपॉन आर। तो वही है। तो बी अपॉन आर की अगर हम बात करेंगे आई इक्वल टू, तो बी अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि बी तो सब में समान है, तो बी अपॉन आर वन प्लस बी अपॉन आर टू प्लस बी अपॉन आर थ्री। वोल्ट सब में समान है तो आर अलग अलग पर रख देंगे। अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है, यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगी कॉमन लेके, तो क्या ऊपर वन बचेगा, ठीक है। तो वन अपॉन आर वन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर इजकल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है पास क्रम का, अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक होता है, यानी कि ये देखिए जो एक है इसका व्युत्क्रम होगा, ठीक है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। एकल जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पास क्रम की तुलना करें तो देखिए क्या होगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो लाइटिंग होती है वो किस क्रम में होती है, बताइए। वो होती है अपना श्रेणी क्रम में नहीं होती है, समांतर क्रम में होती है। तो नंबर एक में श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। क्लियर। अवयव काम नहीं करता है पहली चीज, क्योंकि वो एक दूसरे जॉइंट से जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, और इसमें अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी ही रहती है, ठीक है। पास क्रम में संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ पर बहुत फायदा है यहाँ, क्योंकि पास क्रम में हम अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं तो प्रत्येक अवयव पर अलग अलग स्विच हम लगा सकते हैं। मान लो आपको पंखा ऑन करना है तो पंखा ही चलेगा, बल्ब ऑन करना है तो बल्ब ही चलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन ऐसा उसमें श्रेणी क्रम में नहीं है। सीरीज क्रम में एक ऑन तो सब ऑन, सब बंद तो सब बंद, ठीक है। तो और क्या क्या होता है, सबसे बड़ी चीज इसमें जो पास क्रम होता है उसमें प्रतिरोध भी कम जाता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक होता है। क्लियर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हुए आपके। इससे बेसिस काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी, वो आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की अगर हम बात करें, ठीक है, तापीय प्रभाव अगर की हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी। तो पहले ये जान लेते हैं क्या होता है ये। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोधक है, तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आपने देखा होगा अगर बल्ब जो है, बल्ब प्रकाश देता है, मान लो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में जरूर बदलता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऊष्मा ऊर्जा में भी बदलता है, क्योंकि आपने देखा होगा बल्ब गर्म भी पड़ता है। क्लियर। तो इसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। या आपको विद्युत मोटर मान लो चल रहा है तो वो भी गर्म पड़ता है। विद्युत से चलने वाले लगभग सारे उपकरण ही कुछ ना कुछ मात्रा में गर्म अवश्य होते हैं, ठीक है। मोबाइल आप ज़्यादा देर तक चलाएंगे वो भी गर्म हो जाता है, बताइए। तो ये चीज़ें हैं, इसको ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इसके बराबर क्या होता है, ऊर्जा जो होती है हीट, तो उसके बराबर शक्ति इंटू समय, यानी कि आप कितनी पावर की, कितने वाट उसमें उपयोग कर रहे हैं, कितने वाट की शक्ति, कितने वाट आप विद्युत यूज कर रहे हैं और कितने समय तक कर रहे हैं, इसके गुणनफल पर डिपेंड करती है क्या, विद्युत ऊष्मीय जो ऊष्मा निकलेगी वहाँ से, उसका ताप निकलेगा। मान लो आप पंखा चला रहे हैं, ठीक है, पंखा कितना उसको आप दे रहे हैं वोल्ट, कितने वोल्ट पे चला रहे हैं, ठीक है, कितने वाट पे चला रहे हैं और कितने समय तक चला रहे हैं, उसी पर तो डिपेंड करेगा कि पंखा कितना गर्म होगा। तो वही उसी के गुणनफल के होता है। तो यहाँ से देखिए H इजकल टू पी इंटू टी निकल के आएगा, क्योंकि एस को हम पी से, ठीक है, पावर, और समय को टी से, सेकेंड। तो ऊर्जा हीट हो गई। तो ही अगर हम यहाँ से बात करें तो H इजकल टू वी आई टी वी हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर P बराबर VI होता है, पावर इक्वल टू वोल्ट एंड करंट, यानी कि ये विभव और धारा के गुणनफल के बराबर होती है शक्ति बराबर, ठीक है। और हम तो यहाँ पर P की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा VIT, ये भी फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पे B का मान रखने, B इक्वल टू IR होता है ओम के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B की जगह पे I स्क्वायर R हो जाएगा, क्योंकि I पहले से, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो यहाँ से तीन चीज़ें निकल के, एक फार्मूला निकल के आते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर H क्या है, यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा है, अतः उत्पन्न ऊर्जा या ऊष्मा I स्क्वायर RT होगी। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम भी पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए नंबर 1 में, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT आपने भी पढ़ा, ठीक है। अब प्रतिरोध के समानुपाती होती है, R प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के भी समानुपाती होती है। क्लियर। अब यहाँ पर अभी आपने जो ऊपर देखी जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, I स्क्वायर RT क्या है, I स्क्वायर RT जो फॉर्मूला है उसी पर ही ये इसके नियम है। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या कहता है कि जो ऊष्मा होती है H इक्वल टू I स्क्वायर R एंड T, तो ये तीनों चीजें H के यानी कि ऊष्मा के समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो वही लिख देना है 3 नंबर में बस। अगर हम बात करें आगे तो पहले पॉइंट में देखिए, अब तापन प्रवाह हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है, मतलब उसको लाभदायक होता है, उसको हम उपयोग करते हैं, वो चाहिए भी, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है, ठीक है। हम उसको झेलते ही हैं, मान लो मोबाइल या कंप्यूटर मोबाइल गर्म पड़ रहा है तो उसको हमें चाहिए नहीं हो गर्म, लेकिन प्रेस हमें चाहिए गर्म। क्लियर। तो वही होता है, उसमें मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखेंगे, जिससे तापन उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट जिसको कहते हैं, फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नंबर 1 में, यह उच्च तापमान पर अपचयित नहीं होता इसलिए बना होता है, ठीक है, क्योंकि का उत्तर है। और इसका गलनांक कितना होता है, बहुत उच्च होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए, यहाँ पर गलेगा ही नहीं है, इतना तो हो भी नहीं पाएगा। 3 नंबर की अगर बात करें तो बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन, बाकी ये अक्रिय गैसें होती हैं ताकि क्रिया ना करे और वो टूटे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आपने जान लिया, क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से। अगर हम विद्युत शक्ति की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, तो ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका प्रतीक P होता है और इसका मात्रक वाट होता है। यहाँ से याद रखेंगे, जिससे को हम यूनिट निकल के आएगी। देखिए किस तरीके से यूनिट निकालते हैं। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि V इक्वल टू VI, ठीक है, और यहाँ से निकल के आया था P इक्वल टू I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर अपॉन R। तो इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। अगर हम 1 वाट और 1 वोल्ट को ले लें तो 1 एम्पियर को ले लें, तब ये निकल के आएगा वाट, ठीक है। तो देखिए ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो है कैसा है, किलोवाट घंटा। देखिए तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगर हम बात करें 1 किलोवाट की, तो 1 किलोवाट में देखिए पर हावर में कितने जूल कार्य होता है। 1 किलोवाट विद्युत शक्ति जो है वो 1 घंटा तक लगातार अगर बहती है या चलती है तो उसका कितने जो कार्य होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कार्य होता है। क्लियर। और जिसको सामान्य बोलचाल में हम भाषा में क्या कहते हैं, 1 किलोवाट पर हावर जो चलता है उसको हम 1 यूनिट कह देते हैं। अब ये 3.6 कहाँ से आया वो भी देख लीजिए। अब देखिए अगर 1 घंटा 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। क्लियर, 1000 वाट हो गए। अब 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 3600। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए अब 36 हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 3 जीरो 1000 वाले और 2 100 3600 वाले। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं 3 पॉइंट तो कितने जीरो बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो यहीं से आपका बनता है मान लो 3.6 इंटू 10⁻⁻6 क्या जूल। तो ये याद रखेंगे।
ठीक है, तो ये जूल बन गया। तो 1 किलोवाट पर हावर यानी 1 किलोवाट शक्ति आप उपयोग करते हैं 1 घंटा तक लगातार, तो उसको हम सामान्य बोलचाल भाषा में 1 यूनिट कहते हैं, जिसके द्वारा किया गया कार्य 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कार्य होता है। क्लियर हुआ? चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको आंसर्स देने होंगे। ये दिया हुआ है निम्न के SI मात्रक लिखो। ठीक है, तो यानी कि ये 4 दिए हुए हैं, चारों के आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स देना है। विद्युत धारा का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, विभवांतर का मात्रक और उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मात्रक। इन सब के आंसर्स या किसी एक का इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। और उसके आगे हम वीडियो इसके आंसर्स की जो भी तुम्हारे उसमें दे रखे हैं NCERT पुस्तक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस वो सारे सॉल्व कराएंगे, तो वो भी वीडियो देखिएगा। पहले इसके आंसर जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपकी क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप वो हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। ओके मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए UP 24 ऑनलाइन। नमस्कार, जय हिंद।